और 15 की करा दो। ठीक है ठीक है ठीक है, डाउट्स करते हैं पहले। तो पहले एक सेकंड, 7 था सबसे पहले, ठीक है ना? तो पहले 7 देखते हैं। देखो 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि होमवर्क में what are the points on x axis whose perpendicular distance from the straight line x by a plus y by b equal to 1 is a। ठीक है, देखो वो बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका ये a है, ठीक है, x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, ठीक है, तभी जाके उसकी इक्वेशन जो जा रही है वो जा रही है x by a प्लस वाई बाई बी दैट इज इक्वल टू 1। अब एक्स एक्सिस के ऊपर वो बोल रहा है कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के बराबर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स से पॉइंट इज एच कोमा जीरो। तो एच कोमा जीरो का इससे डिस्टेंस जो है वो क्या आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू ए। तो एच कोमा जीरो का इससे डिस्टेंस निकालने के लिए 1 को इधर लेके आए, इक्वल टू जीरो। तो एच कोमा जीरो पुट किया तो क्या आ गया, एच बाई ए प्लस जीरो बाई बी माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय 1 बाय ए स्केयर प्लस 1 बाय बी स्केयर अंडर द रूट। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू ए। यहाँ से एच की वैल्यू निकलेगी, तो इसको इधर लेके गए, तो एच बाई ए माइनस 1 का मॉड दैट इज इक्वल टू ए अंडर द रूट ऑफ 1 बाय ए स्केयर प्लस 1 बाय बी स्केयर। ठीक है, ये चीज आ गई, एलसीएम लिया, ये इधर, दैट इज ए अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर बी स्केयर का अंडर रूट, तो दैट इज ए बी। ए कटा, ठीक, तो दैट इज h by a minus 1 का मॉड दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई बी। मॉड ओपन किया प्लस माइनस आ जाएगा, तो h by a minus 1 दैट इज प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई बी। 1 इधर गया, a से मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर बाई बी। So that is nothing but a plus minus a by b under root of a square plus b square। h की दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो दैट्स इट। आंसर भी पीछे भी यही आंसर है, ठीक है। तो एक पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा a प्लस ए बाई बी अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा जीरो, h की वैल्यू ये आई ना। एंड दूसरा पॉइंट आ जाएगा a माइनस ए बाई बी अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा जीरो। दैट्स इट। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस जिसका इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रहेगा a। ठीक है, मानी क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर था 13th में देखो क्या बोल रहा है वो कि इन अ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A 2,3, B 4,-1 and C 1,2, find the equation and the length of the altitude from vertex A। तो देखो इट्स लाइक दिस इज ABC, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, से 12th नहीं है, दिस इज 12th, हाँ ये 12th है, सॉरी। 13th है, show that the path of a moving point locus basically such that its distance from two lines this and this is equal is a straight line। okay, देखो 3x minus 2y इक्वल टू 5 यानी कि -5 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो अब हमें ये बताना है कि एक ऐसा पॉइंट, देखो ये दोनों लाइन्स हैं ऐसी, अब एक ऐसा पॉइंट जिसका एक पहली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों बराबर है। अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का पाथ जो होगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हमें बताना है। अब देखो मान लो ये पॉइंट है x, y, ठीक है, तो हिमानी x, y का इस लाइन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? हिमानी माइक ऑन करो। यस सर। ठीक है, ये जो फर्स्ट है, राइट, फर्स्ट लाइन 3x माइनस 2y माइनस 5, मेरे को ये बताओ x, y पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या आएगा, कैसे निकालोगे? सर डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ क्या होता है? x1 माइनस x2। लेकिन x1 y1 क्या है? वो x, y है। हाँ जी सर वही। तो इसके अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे? x ही पुट करेंगे।
y की जगह y ही पुट करेंगे, बात समझे? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 5 मॉड, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये चीज समझे? यस सर। ये हो जाएगा इस पॉइंट का पहली वाली लाइन से डिस्टेंस, एंड अब इसी पॉइंट का दूसरी वाली लाइन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ जी। इनको कर दिया बराबर, तो ये बराबर होना चाहिए, बात समझे? अब ओके यहां से सर जो x ओके। एंड y मिलेगा, यहां से जो x एंड y मिलेगा, राइट, वो होगा इस पॉइंट का लोकस, यानी कि ये पॉइंट जो पाथ फॉलो करेगा, बात समझे? ओके सर। ओके ओके ओके। हाँ जी। अब ये दोनों कटे, ठीक, तो क्या आ गया? 3x माइनस 2y माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 5 का मॉड। अब मॉड ओपन होगा तो प्लस माइनस आएगा, तो इधर आ गया एक बार 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5, और एक बार आएगा आपका 3x माइनस 2y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 5। ये चीज समझे? हाँ जी सर। तो ये भी देखो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, हेंस एक्स कोमा वाई जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये पाथ क्या फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन वाला पाथ फॉलो करेगा। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 14th, 14th एंड 15th। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट एक्स कोमा वाई फ्रॉम लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10, देन शो दैट पी मस्ट मूव ऑन अ लाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है 14th? if the sum of the perpendicular distances of a variable point p x comma y, पहली लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन है x 3x प्लस 2 माइनस 2y प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, पुट कर दो, पुट करके क्या आ गया? x प्लस वाई माइनस 5 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट का मॉड प्लस इसी पॉइंट का इससे डिस्टेंस, वो आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 का मॉड, मॉड ऊपर ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10। अब हमें ये प्रूव करना है कि यहां से जो इक्वेशन बन के आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन की होनी चाहिए। देखो अगर इसको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है तो इट मस्ट बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वही स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि a इंटू एक्स, बेसिकली समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग इक्वल टू 0। इन जनरल जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हम बोलते हैं, ये हमारी इस टाइप की चीज बन जानी चाहिए, तो जाके ये जो होता है, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अच्छा, अब जब मोड ओपन होगा तो प्लस माइनस ओपन होगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट 13 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक, 4 केसेस आएंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये चारों केसेस में जब आप एलसीएम लोगे तो एट द एंड क्या बनेगा? लीनियर इक्वेशन, कुछ टर्म x की आएगी, कुछ टर्म y की आएगी, कुछ टर्म कांस्टेंट की होगी। तो ये चारों केसेस में हमारा आंसर क्या आ रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चारों केसेस में हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ रहा है। अब अगर चारों केसेस में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है देन ऑब्वियसली इट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब है यस, इन दिस केस पी पॉइंट जो है ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ जिसका डाउट था ये? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। नाउ 15th, if the length of perpendicular from point 1 comma 1 to line ax minus by plus c equal to 0 be unity, show that
1 by c plus 1 by a minus 1 by b, that is equal to c by 2ab. ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। 1 by c plus 1 by a minus 1 by b, that is equal to c by 2ab। ठीक है, देखो 1,1 से इस लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? a माइनस बी, एक्स एंड वाई की जगह 1 1 पुट कर दिया, प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दो, दैट शुड बी इक्वल टू 1। इसको इधर लेके गए तो ये आ गया a माइनस बी प्लस सी का मॉड, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, अब यहाँ से ये चीज़ कैसे बनानी है अपने को, ये चीज़ अपने को सोचनी है। ठीक है, ओके। अगर हम इधर एलसीएम लें तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी बी माइनस ए सी बाई ए बी सी। सर, हाँ जी, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो लग रहा है फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, सर इसके बाद a माइनस वो 3 डिजिट वाला जो स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता वो लग सकता है। हाँ जी, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कटेगा। ठीक है, तो ठीक, अरे ये डायरेक्टली एलसीएम से हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अब देखो इन तीनों टर्म्स को उधर ले जाओ। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया। ठीक है, सॉरी ये 2ac वाली टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, राइट? ओके, तो अब 2 कॉमन लेके नीचे ले गए। ठीक है, अब ए बी से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो इधर आ गया ए बी सी, तो देखो इधर एक सी कटा तो इधर क्या बना? सी बाय टू ए बी, सी बाय टू ए बी दैट इज इक्वल टू, इधर ए बी कटा तो 1 बाय सी, बी सी कटा तो 1 बाय ए सी कटा तो माइनस 1 बाय बी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। तो स्केलिंग करके आगे जो टर्म बनती है उसको मैनिपुलेट करना था। मानस क्लियर हुआ? मानस क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी, किसी और का कोई डाउट? ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। देखो 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, 0,0 से किसका निकालना है? ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस अपॉन स्ट्रेट लाइन दिस। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है। ठीक है, x माइनस रूट 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि 1,2 से पास कर रही है। ठीक है, ये लाइन पे, इस लाइन के ऊपर हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। बात समझे? सर दोबारा देखो क्या बोला? ये लाइन ही नहीं समझ आई ग्राफ। हाँ, देखो 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 क्या बोल रहा है वो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहां तक क्लियर है? ओरिजिन हाँ से लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, किसका? ऑफ द परपेंडिकुलर। एक्चुअली में ये जो वर्ड परपेंडिकुलर है ना, इसकी जगह यूज करो वर्ड परपेंडिकुलर लाइन, फिर जाके क्लियर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम 1,2 अपॉन द स्ट्रेट लाइन दिस। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो 1,2 से परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, राइट? तो ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, इस परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से। सर ठीक है। ठीक है,
तो देखो अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ठीक है, इसका स्लोप वैसे भी क्या आ रहा है 1/√3 ना, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -√3, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y -2 डिवाइडेड बाय x -1 दैट इज -√3, ठीक है। तो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लो, दैट्स इट, वो पूछ रहा है। यस सर ठीक है। ठीक है, और कोई? बस सर बाकी ठीक है। चलो ठीक 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 ठीक, लेट्स कंटिन्यू कैसे करना है, ठीक है। चलो देखो, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं अभी, ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। जैसे देखो अभी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले तो अगर एक लाइन हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ये 1 1 1 ले लो, एंड वी हैव अनदर लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब आई होप तुम्हें 9th पॉइंट ऑफ व्यू से याद है कि देयर आर 3 केसेस अवेलेबल, ठीक है ना। या तो लाइंस पैरेलल होंगी, या तो लाइंस कोइंसिडेंटल होंगी, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। क्या केस होता था इसका, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक। इसका केस क्या होता था, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। एंड इसका केस क्या होता था, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, कोई इस चीज का रीजन दे सकता है कि कहां से आई ये कंडीशंस, कहां से आई, इसका रीजन क्या है इन कंडीशंस का, सोचो। तो क्या चीज जाती है, फर्स्ट पॉइंट इज कि लाइंस जो हैं या तो पैरेलल होंगी और कोइंसिडेंटल, तो इस केस में स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। इस केस में स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो पहली लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -a1 बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b1। सेकंड लाइन में क्या आ रहा है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -a2 बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b2। माइनस माइनस कटा, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। तो अगर लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंटल है, दोनों में a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 आएगा। तो देखो इसमें भी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, इसमें भी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। एंड अगर लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंटल नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरे केस में क्या जाएगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। क्रॉस से मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्लोप इक्वल नहीं होनी चाहिए, स्लोप नॉट इक्वल। अब स्लोप अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो टकराएंगी ही टकराएंगी, राइट, वो इंटरसेक्टिंग होगी। तो a माइनस ऑफ a1 बाय b1 इज नॉट इक्वल टू -a2 बाय b2, ये कटा, तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इसलिए ये चीज आ जाती है यहाँ पे, इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंटल होंगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और सोचो मानस, और ये बताओ कि फिर ये नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 एंड इक्वल टू c1 बाय c2 इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेगा। सर जब C1 C2 आएंगे तो सेम ही लाइन बन जाएगी। यहाँ पे तो रेशो की बात हो रही है, यहाँ पे एग्जैक्टली C1 C2 की इक्वल की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो C1 C2 की रेशो की बात हो रही है। तो उनका रेशो कैसे मेक श्योर करेगा कि लाइन इक्वल हो जाए। तो स्लोप इंटरसेप्ट में हमने पढ़ा था ना, वो सी जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बट यहाँ पे C वो नहीं है, याद करो, वो y इक्वल टू mx प्लस c वाला था, यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c वाला c नहीं है ना। यस सर। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ, हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंटल लाइंस। अगर दो लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ गया, लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो लाइंस अगर पैरेलल हैं, अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ गया तो सारे के सारे पॉइंट कॉमन होंगे, और अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ये चीज समझ में आई। यस सर। देखो, या तो सारे पॉइंट कॉमन होंगे या तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है, ठीक है। ऑल पॉइंट्स आर कॉमन और नो पॉइंट इज कॉमन।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहली वाली जो लाइन आ रही है इसका y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट लिया। ठीक है, क्या आ रहा है, कोई भी ले सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट क्या आएगा, जहां पे x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया माइनस c1 बाई b1। इसका दूसरी वाली लाइन, इसका y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट लिया तो x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया माइनस c2 बाई b2। तो दोनों का y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट लिया। अब देखो, अगर एक भी पॉइंट कॉमन हो गया तो सारे के सारे पॉइंट कॉमन होंगे, और अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैंने एक पॉइंट को कॉमन कर दिया, राइट। तो अब स्लोप इक्वल, राइट, इफ वन पॉइंट कॉमन, इफ नॉट कॉमन। तो अगर तो एक भी पॉइंट कॉमन आ गया तो वो बन जाएंगे कोइंसिडेंटल, एंड अगर नहीं आया तो जस्ट पैरेलल, एंड अगर स्लोप नॉट इक्वल तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। अब देखो, स्लोप इक्वल होने का कारण, मतलब क्या कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। स्लोप ना इक्वल होने की कंडीशन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, चलो ये चीज तो हो गई। अब एक पॉइंट कॉमन होने की कंडीशन क्या आ रही है कि ये वाला पॉइंट कॉमन हो जाए दोनों का, राइट। तो क्या आ गया, माइनस c1 बाई b1 इज इक्वल टू माइनस c2 बाई b2, एंड माइनस c1 बाई b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस c2 बाई b2। ठीक है, ये माइनस माइनस कटा, ये माइनस माइनस कटा, तो यहाँ पे आ गया b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखो, ये चीज तो दोनों में होगी। इसके साथ साथ अगर ये चीज हो जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंटल। अगर इसके साथ साथ ये चीज कॉमन हो जाए तो लाइंस हो जाएगी जस्ट पैरेलल। तो इन दोनों को साथ में मिला के देखो क्या चीज जा रही है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 फॉर कोइंसिडेंटल, एंड a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, ठीक है, then it is just parallel। and if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ये कंडीशंस कहां से आई, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज बताओ। समय को क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं? नहीं सर। अच्छा, आपको ये चीज पता है ना कि ये 3 केसेस होते हैं 2 लाइंस के, है ना? हाँ जी सर। राइट। अच्छा, आप मेरे को ये चीज बताओ, ये कंडीशन आपको मालूम है जो 10th में ऑलरेडी देखी हुई है? यस सर, ये पता। ठीक है, राइट। इसका रीजनिंग की हम बात करें, ये कहां से आई, ये जरूरत नहीं है बाय द वे 11th में, कहीं जरूरत नहीं है। ये बस कंडीशन हमें पता होनी चाहिए क्योंकि लाइन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर देती है, लेकिन ये चीज कहां से, ये चीज जरूरी नहीं है। हम उसी की डिस्कशन कर रहे थे, इनफैक्ट जो चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, वो रीजनिंग क्लियर करता है हमें, और वो कहां से आया कैसे आया हम उसी की बात कर रहे थे। देखो, ये चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे भी पता होनी चाहिए कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं या कोइंसिडेंटल होती हैं तो स्लोप बराबर होगी उनकी। ओके सर। राइट, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं या कोइंसिडेंटल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। हाँ हाँ ना, जी। राइट। अब पहले की स्लोप क्या आ रही है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस a1 बाय b1। दूसरी की स्लोप क्या आ रही है, माइनस a2 बाय b2। ओके। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, राइट, माइनस माइनस कटा, a2 को नीचे लेके आया, b1 को ऊपर लेके गया, तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन लाइंस आर आइदर पैरेलल और कोइंसिडेंटल। बात समझे? हाँ जी। और अगर ये स्लोप्स बराबर ना हुई तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। स्लोप बराबर ना होने का मतलब एक एंगल थीटा बना रही है, एक दूसरे बना रही है, कोई और एंगल बना रही है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉइंट पे वो टकराएंगी लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ओके सर। तो स्लोप यानी कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 तो लाइंस आर आइदर पैरेलल और कोइंसिडेंटल। बात समझे? हाँ जी सर। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब हमें इसकी कंडीशन तो मिल गई इंटरसेक्टिंग की, अब इनके अंदर और कंडीशन लानी है। राइट, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 तो पैरेलल में भी होगा, कोइंसिडेंटल में भी होगा, लेकिन व्हाट अबाउट दोनों को, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। तो ये कंडीशन चाहिए हमें, आ जाना कि ये c1 इक्वल टू c1 by c2 है या नहीं है इक्वल c1 by c2 के। बात समझे? हाँ जी सर। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे,
अब देखो इसके लिए मैंने ये बोला कि पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंटल लाइंस में फर्क क्या होता है। देखो अगर एक भी पॉइंट कॉमन हो जाए तो सारे के सारे पॉइंट कॉमन होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है, राइट। हाँ। और अगर एक भी पॉइंट कॉमन ना हुआ तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो जस्ट पैरेलल वाला केस रहेगा। दिस इज जस्ट पैरेलल, दिस इज कोइंसिडेंटल। ओके सर। बात समझे? हाँ जी। तो अगर मेरे को बस एक चीज देखनी है दोनों के अंदर कि अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ गया तो सारे पॉइंट कॉमन होंगे, कोइंसिडेंटल हो जाएगा। अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया तो कुछ भी नहीं कॉमन होगा। बात समझे? हाँ जी। तो इसलिए हमने क्या किया, एक पॉइंट निकाला जहां से ये दोनों लाइंस पास कर रही है। इसका पॉइंट आ गया वाई एक्सिस वाला, जहां पे x0 है, तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट क्या आ गया, दैट इज -c1/b1। ओके सर। तो -c1/b1 ऐसे इस लाइन का पॉइंट क्या आ जाएगा वाई एक्सिस वाला, -c2/b2। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों लाइन सेम पॉइंट से पास कर रही है, हाँ जी। और अगर ये बराबर नहीं है तो लाइन सेम पॉइंट से पास नहीं कर रही। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो लाइन सेम पॉइंट से पास कर रही है तो कोइंसिडेंटल लाइंस हो जाएंगी। अगर ये बराबर नहीं है तो लाइन सेम पॉइंट से पास नहीं कर रही, तो जस्ट पैरेलल वाला केस आ जाएगा। समझे? हाँ जी। अब तो यहाँ हाँ, तो ये टोटल चीज आ गई हमारी, ये एंड ये। आई होप क्लियर हुआ। ओके सर, वो डेरिवेशन नहीं समझ रही थी, बाकी सब लेकिन अब आ गया है। हाँ स्टिल वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है। हाँ जी। ठीक है, अब इसी को यूज करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज पता चल गई कि अगर भाई पैरेलल लाइंस होनी है या कोइंसिडेंटल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंटल लाइंस हैं, तो a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2। अब इक्वल टू c1/c2 तो कोइंसिडेंटल, नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, तो दैट इज जस्ट पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब दो पैरेलल लाइंस हैं, तो जैसे 2x + 3y + 4 = 0, तो जरूरी नहीं दूसरी पैरेलल लाइन जो होगी वो 2x + 3y + 5 = 0 होगी, मतलब x एंड y वाली टर्म सेम होगी। नहीं, वो ऐसे भी हो सकती है, 4x + 6y + 10 = 0। कहने का मतलब रेशियो सेम रहना चाहिए। तो x का रेशियो इन दोनों में क्या आ रहा है, ठीक है, x का रेशियो आ रहा है 2/4, y का रेशियो क्या आ रहा है 3/6, तो देखो बराबर आ रहा है, राइट, 1/2 1/2। लेकिन क्या इसका रेशियो क्या आ रहा है 4/10, राइट, तो नॉट इक्वल, तो यानी कि दीज टू लाइंस आर जस्ट पैरेलल। ठीक है, अब अगर पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, राइट। तो ये डिस्टेंस होगा क्या, तो अब हमारा मोटिव ये है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन ax + by + c1 = 0, दूसरी लाइन ax + by + c2 = 0। अब मैंने क्या किया कि लाइंस के x एंड y के कोएफिशिएंट सेम कर दिए। ठीक है, देखो पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि या तो कोएफिशिएंट सेम होंगे या तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, सेम नहीं होंगे, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट अगर सेम नहीं है तो इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा 2x + 3y + 5 = 0, तो सेम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इन ए वे अगर बनाया जा सकता है तो हम बनाएंगे। उसके बाद जो दो लाइंस आएंगी उनको पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में जो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला है ये d का, दैट इज दोनों की कांस्टेंट टर्म का करो डिफरेंस डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। So this is the पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल दो पैरेलल लाइंस है 2x 3x + 4y + 5 = 0। ठीक है, 3x + 4y + 10 = 0। ज्यूम करो ये, ठीक है, तो चलो एक में माइनस ले लो, चलो ठीक है। तो अब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा d = c1 - c2। ठीक है, c1 - c2 मतलब a का आ गया 10 या a का 5 ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -5 - 10 का मोड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट। अब चाहे इसका उठा चाहे इसका उठाओ सेम है, तो 3 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट, राइट, 4 का स्क्वायर अंडर द रूट।
तो ये आ गया -15 का मोड 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है 3। ठीक है, अच्छा अब देखो इन केस अगर एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम नहीं है लेकिन रेशियो सेम है, ठीक है, जैसे एग्जांपल एक लाइन है 3x + 4y + 5 = 0, चलो -5 = 0। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड लाइन जो है वो है 6x + 8y + 7 = 0। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में C1 - C2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय a² + b² कोएफिशिएंट करते हैं, a² + b² अंडर रूट करते हैं। अब देखो a² + b² इसका करोगे, इसका करोगे, दोनों तो डिफरेंट है, राइट? इसका a b अलग है, इसका a b अलग है, तो किसका करोगे? इसीलिए इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों लाइंस का a एंड b सेम होना चाहिए, याद रखना। तो यानी कि यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y सेम ऑफ दीज टू पैरेलल ऑफ द गिवन टू पैरेलल लाइंस। अगर सेम नहीं गिवन है तो, अगर तो सेम गिवन है देन देयर इज नो इशू एट ऑल। अगर सेम नहीं गिवन है यू हैव टू मेक देम इक्वल। ठीक है, अब इक्वल वगैरह भी कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है, उस चीज को भी देखो। अब उस चीज को देखने के लिए ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि क्या चीज आ रही है। इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 3x + 4y + 3.5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइंस को यूज किया जाएगा पैरेलल डिस्टेंस ढूंढने के लिए, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस ढूंढने के लिए। तो d कितना आ जाएगा, ठीक है, d विल बी इक्वल टू C1 - C2। अब एक ये है और एक ये है, तो क्या आ जाएगा 3.5 -5 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो बेसिकली अगर तो एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम है, यूज द फॉर्मूला डायरेक्ट। अगर नहीं है तो बनाओ पहले पैरेलल लाइंस के कोएफिशिएंट्स को सेम एंड देन इस फॉर्मूले को यूज करो। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3.5 + 5 8.5 डिवाइडेड बाय 5 d ना यूनिट डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। दैट्स इट। ठीक है, सो टू यूज दिस फॉर्मूला कौन सा, ax + by + c1 = 0 and ax + by + c2 = 0, right? That is d is equal to c1 - c2 का mod by a² + b² अंडर द रूट। ठीक है, इस चीज के लिए if coefficients of x and y are same of both lines, then only use this formula, else make the coefficient same first, make the coefficient same first and then use the formula and then use the formula। ठीक है, हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, हाँ जी, सर जब आपने लास्ट में स्लोप इक्वल वाला करवाया ना कंसेप्ट, वहां से नहीं समझ आया। क्या नहीं समझा? ये समझा, पहली बात तो ये सर पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस समझा? सर ये तो समझ गया ठीक है, अब पिछले वाला जो तुम बता रहे हो रीजनिंग की बात कर रहे हो ना, सर, कोइंसिडेंटल से यहाँ से, हाँ जी, स्लोप इक्वल ये वाला कैसे आया? किसका? सर जहाँ से स्लोप इक्वल लिखा है ना यहाँ, इसके बाद में समझ आया। तो स्लोप इक्वल अगर हुई तो या तो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है ना, या तो कोइंसिडेंटल होंगी। जी स्लोप इक्वल का मतलब क्या है, a1/a2 = b1/b2, हाँ है ना? यस सर। ठीक, और अगर स्लोप इक्वल ना हुई तो a1/a2 = b1/b2, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, हाँ है ना? हाँ जी इसके बाद अगर पॉइंट एक पॉइंट भी इक्वल हो गया तो सारे पॉइंट इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंटल हो जाएगी, यानी कि अगर b1/b2 = c1/c2 भी हो गया तो कोइंसिडेंटल हो जाएगी। एंड अगर एक भी पॉइंट कॉमन ना हुआ तो जस्ट पैरेलल होंगी, यानी कि अगर b1/b2 = c1/c2 हुआ तो जस्ट पैरेलल होगी। सर ये पॉइंट्स कैसे लिए हमने, मैं ये पूछ रहा हूँ। C1 by भाई B1 हमने क्या किया, पहली वाली लाइन कोई भी पॉइंट लेना है ना, कोई भी एक पॉइंट चाहिए ना, बात समझ रहा है? मतलब जैसे हम C1 by A1 भी ले सकते थे। कुछ भी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पॉइंट होना चाहिए। देखना पॉइंट चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर कॉमन हुआ तो सारे होंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई भी नहीं होगा। तो पॉइंट तो कोई भी ले सकता है ना,
देखने के लिए कि वो कॉमन है या नहीं है, हाँ जी, ठीक है। राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका वाई एक्सिस का पॉइंट ले लिया, तो एक्स एक्सिस का भी ले सकता था, तो वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट ले लिया। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट किया, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, -c1/b1। फिर ठीक। ऐसे इसका, तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो पॉइंट कॉमन आ जाएगा, एक पॉइंट कॉमन मतलब सारे कॉमन, और अगर ये इक्वल ना हुए यानी कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं, जस्ट पैरेलल, यस सर। ये चीज थी। ठीक है सर, ओके। पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए, ठीक है, ध्यान से करना। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to 3x minus 4y plus 5 minus 5 equal to 0 at a unit distance from it. ठीक है, this is first. Second, two sides of a square are x plus y equal to 1 and x plus y minus 2 equal to 0. Plus 2 equal to 0. Find its area. Third, find the line midway between parallel lines 5x minus 2y minus 1 equal to 0 and 5x minus 2y minus 9 equal to 0. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जल्दी। इसके साथ साथ ना एक ये क्वेश्चन करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 7,9 making an angle 60 degree with line x minus root 3y minus 2 root 3 equal to 0. ठीक है, ध्यान से करना क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन द लाइन पैरेलल टू दिस, तो इसके पैरेलल लाइन जो भी होगी वो 3x minus 4y plus lambda equal to 0 होगी, इस टाइप की होगी। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यूनिट, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक, देखो यहीं पे हो जाएगा 3x minus 4y plus lambda equal to 0, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ रहा है, लैम्डा माइनस ऑफ -5 तो दैट इज +5 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी 1। तो क्या बन गया आपका, लैम्डा प्लस 5 का मॉड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा प्लस 5 का मॉड दैट इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू या तो 5 या तो लैम्डा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -5, प्लस माइनस ओपन होगा, ये कटा, या तो लैम्डा 0 या तो लैम्डा -10। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो 3x minus 4y plus 0 equal to 0 और 3x minus 4y minus 10 equal to 0. तो these are the two lines जो गिवन लाइन से यूनिट डिस्टेंस के ऊपर हैं। हाँ जी, क्लियर है, फर्स्ट में कोई डाउट तो नहीं, ठीक। अच्छा, वो बोल रहा है कि ये दोनों लाइंस हैं, ये टू साइड्स ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन दैट केस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो खुद सोचो कि लाइंस पैरेलल है, तो इस तरीके से स्क्वायर अगर है तो इस तरीके से ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक आ गया x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एक आ गया x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन दिस केस जो इन दोनों के बीच में
डिस्टेंस आएगा वो स्क्वायर का साइड रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 माइनस ऑफ -1 तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट का मॉड क्या आ गया 3/√2, ये साइड रिप्रेजेंट करेगा उस स्क्वायर की। ठीक है, तो ये आ गया ए। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज ए स्क्वायर, तो दैट इज 3 का स्क्वायर 9/√2 का स्क्वायर 2 यूनिट स्क्वायर, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, सारिशा क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, प्रणव, हिमानी, गुरकिरत क्लियर हो रहा है? यस सर क्लियर है। ठीक है, अनीश, अनीश क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। ठीक 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 है। थर्ड देखो जरा क्या बोल रहा है कि फाइंड द लाइन विच इज मिडवे बिटवीन दिस। ठीक है, देखो दो पैरेलल लाइंस दे रखी है हमें, एक है 5x - 2y - 1 = 0 और दूसरी है 5x - 2y - 9 = 0। तो जो भी लाइन इनके मिडवे होगी उसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, राइट। तो पहली बात तो जो लाइन होगी वो होगी 5x - 2y + लैम्डा = 0, पैरेलल ही होगी ना। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, लैम्डा माइनस ऑफ माइनस +1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट का मॉड। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा माइनस ऑफ -9 यानी कि लैम्डा +9 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो लैम्डा +1 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा +9 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये दोनों कटे, ठीक। अब देखो अगर प्लस ओपन करोगे तो लैम्डा +1 इज इक्वल टू लैम्डा +9, लैम्डा लैम्डा कटेगा 1 = 9 विच इज नॉट पॉसिबल। माइनस ओपन किया तो लैम्डा +1 दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -9, लैम्डा को इधर ले आए 1 को इधर ले गए, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -10, तो लैम्डा इज इक्वल टू -5, तो लैम्डा को -5 पुट कर दो, दैट्स इट। इक्वेशन क्या आ गई, इट इज 5x - 2y - 5 दैट इज इक्वल टू 0। so this is the line which is midway between the given two lines। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। ठीक, लास्ट देखो, लास्ट भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक लाइन दे रखी है, ठीक, ये वाली, इसका स्लोप क्या है, देखो इसको इधर ले जाओ तो ये लाइन आ जाएगी आपकी x - 2√3 दैट इज √3y, तो √3 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/√3 एंड इधर 1/√3 आके ये बन जाएगा, तो इसकी स्लोप आ रही है 1/√3, राइट। तो इसका m आ रहा है 1/√3, ठीक है। अब हमें वो लाइन निकालनी है जो 7,9 से पास करे एंड इस गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाए। तो लेट्स से इस लाइन का स्लोप है m, क्योंकि पॉइंट पता है, स्लोप पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो m स्लोप एंड 1/3 स्लोप के बीच में एंगल 60 डिग्री आ रहा है, तो यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू मोड ऑफ m - 1/√3 ओवर 1 + m × 1/√3, यहां से हमारा मिलेगा m। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, दैट्स इट। एलसीएम लेके ये इधर, तो ये आ गया √3m - 1 डिवाइडेड बाय √3 + m का मॉड दैट इज √3, ठीक है। ये दोनों का कटेगा एलसीएम लेने के बाद, तो मॉड ओपन कर दो, √3m - 1 डिवाइडेड बाय √3 + m दैट इज √3 और √3m - 1 डिवाइडेड बाय √3 + m इज -√3। ठीक है, तो अगर ये हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो √3m - 1 दैट इज इक्वल टू √3 × √3, ठीक है। तो √3 × √3 चला जाएगा 3 + √3m, ये कटेगा तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अगर ये हुआ तो ये आ जाएगा √3m - 1 दैट इज इक्वल टू -√3 एंड इधर आ जाएगा -√3, ठीक है। तो ये -√3 -√3 मल्टीप्लाई -√3 × √3, तो दैट इज -3 -√3m, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो 2√3m दैट इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए तो दैट इज -2, 2 कटेगा
तो m की वैल्यू आ गई -1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ से 7,9 से पास करने वाली इस लाइन की स्लोप, इस स्लोप की जो लाइन होगी वो क्या आएगी, y माइनस 9 बाई एक्स माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? यस सर, नो सर। Yes. राइट। अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर जो मिसिंग है अभी तक, जो हमने देखी नहीं, वो ये है कि देखो जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप आ रहा था 1/√3, यानी कि वो 30 डिग्री बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ बनाने वाली 30 डिग्री वाली लाइन, इसके साथ 60 डिग्री बनाने वाली दो लाइन होंगी, एक जो नीचे की तरफ 60 डिग्री बनाएगा एंड जो ऊपर की तरफ 60 डिग्री बनाएगा। अब जो ऊपर की तरफ 60 डिग्री बनाएगा उसका टोटल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो दो लाइन आएंगी, एक लाइन नहीं आएगी, दो लाइन आएंगी। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें तो अभी एक ही मिल रही है, राइट। ये यहां से क्यों नहीं मिली, यहां से एक्चुअली में इसलिए नहीं मिली क्योंकि एक लाइन की स्लोप तो देखो, अब इसका 30 डिग्री है और नीचे 60 डिग्री आना, तो ये -30 डिग्री हो जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा tan ऑफ -30 डिग्री, दैट इज -1/√3। तो ये तो हमें मिल रहा है, लेकिन इसका स्लोप नहीं हमें मिल रहा है क्योंकि tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है। तो हमें बेसिकली जो दूसरी लाइन मिलेगी, एक और लाइन आएगी जो 7,9 से पास करेगी और इसी लाइन के साथ 30 डिग्री बनाए 60 डिग्री एंगल बनाएगी, और वो होगी वर्टिकल लाइन। तो 7,9 से वर्टिकल लाइन जो पास करेगी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 7। इस तरीके से ये दूसरी लाइन है। सो देयर एग्जिस्ट टू लाइंस जो कि इस गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, इट्स नॉट वन लाइन। एक लाइन तो इधर से मिल जाएगी, दूसरी लाइन डायग्राम से हमें निकालनी पड़ेगी, दैट इज वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन 7,9 से पास करने वाली x इक्वल टू 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, डन, थैंक यू, वी आर डन विद द स्ट्रेट लाइन।